वो सम्राट प्रियदर्शी के अशोक के ज़माने में ही यह विश्व गुरु कहलाया। और सोचिए कि बुद्ध के देहावसान के बाद 365 वर्ष बाद सम्राट अशोक आते हैं और 26 विश्वविद्यालय खोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय खोलते हैं। तो इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक के ज़माने में पूरे भारत में सोने का सिक्का चलता था, सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे और हम लोगों के पास काफ़ी द्रविड़ था, काफ़ी हमारे पास द्रव था। और सम्राट अशोक ने अपने पूरे भारत में वही सम्राट पैदा हुए जिनके शासन काल में कहीं घरों में ताले नहीं लगते थे कि भारतीय संविधान को नहीं मिटने देंगे। और सम्राट अशोक का जो तस्वीर है वो पार्लियामेंट के भी सामने लगाएंगे और हर पूरे भारत के जहाँ जहाँ विधानसभा बना है वहाँ सम्राट अशोक और बाबा साहब की मूर्ति भी लगनी चाहिए। सही है कि देश का प्रधानमंत्री भी माननीय नरेंद्र मोदी दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। बाकी उनके कोई राम श्री हनुमान महावीर नहीं नजर आते हैं तो वो कहते हैं कि बुद्ध ही एक ऐसा है। तो हम लोग बुद्ध चूंकि सुधारवादी थे, बुद्ध संघर्षवादी नहीं थे। बुद्ध के हाथों में कोई हथियार नहीं है। श्री राम के हाथों में तीर धनुष है तो हनुमान के हाथ में गदा है, तो वो दुर्गा के हाथ में तिलक भाला तो तलवार फेरसा कटारी सब है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर को शहीदी धरती भी कही जाती है। और जिस धरती पर हम खड़े हैं वो ऐतिहासिक धरती है। बताया जाता है कि सम्राट अशोक जब पहली बार सारनाथ आए थे तो इसी रास्ते से आए थे और लौटे भी थे इसी रास्ते से। और बगल में ही सम्राट अशोक का बनाया हुआ लाट है और 28 साल से लगातार 28 साल से इसी जमनिया की ऐतिहासिक धरती पर विश्वव्यापी कार्यक्रम किया जाता है जो राजनीति से बिल्कुल दूर है, धर्म से बिल्कुल दूर है। एक मैं कहूँ तो सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम कोई राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है तो वो लठिया महोत्सव का कार्यक्रम है जो सम्राट अशोक क्लब द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर विशिष्ट अतिथि पटना के प्रोफेसर हैं वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम बताएंगे। चूंकि आज बड़े खास मेहमान की उपस्थिति भी है। सम्राट अशोक की बेटी चारुमती के वंशज आज यहाँ परमानंद शाक्य जी मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि बहुत सारे लोग आज लाखों की भीड़ है और पहली बार सम्राट अशोक के वंशज को लोग यहाँ अपनी आंख से देखेंगे, निहारेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल को भी स्वागत है, जो कि आप सेकुलर मिजाज के लोग हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात अपना रखने हैं और प्रचार कर भी करते हैं आप लोग। क्या कहेंगे, आज पहली बार सम्राट अशोक के वंशज को देखने का मौका यहाँ लाखों लोगों को मिला है, उसमें से हम भी एक हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आप इस माहौल को देख रहे हैं, किस तरह से मतलब समझ रहे हैं? बहुत खुशी और आनंद का माहौल है कि जो सम्राट प्रियदर्शी अशोक के वंशज हम लोग भी हैं। ये खाली कुशवाहा और मौर्य नहीं, सम्राट अशोक के ज़माने में जाति व्यवस्था थी ही नहीं। सारे लोग पशुपालन भी करते थे, साग सब्जी भी उपजाते थे, शल्य चिकित्सक भी करते थे, हर लोग कला से पारंगत होते थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी सम्राट प्रियदर्शी अशोक की 26वीं पीढ़ी जिंदा है। और तो हम लोग खुशी से एकदम हम लोग का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया है। बेटी चारुमती के वंशज आए हुए हैं और यह धरती पवित्र हो गई ऐसे लोगों के आने से कि उनके पुरखों ने यहाँ लाट गाड़ा है। तो ये बात सत्य है कि भाई ये जमीन आने वाले दिनों में बहुत बड़ा, ये एक पंडाल गिरा है, सैकड़ों पंडाल गिराने पड़ेंगे जब हम दुनिया के तमाम देशों को, जैसे सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने 9 देशों को एक भारत बनाया था जो महाभारत आप कहते हैं, वो ईरान हो, इराक हो, काबुल हो, गंदार हो, पाकिस्तान हो, ये सारे ये इसी के हिस्सा थे, बर्मा, श्रीलंका। तो आज जो हम लोग अपने वंशजों के बारे में पता करके उनको ला रहे हैं, 26वां पीढ़ी जिंदा है, नेपाल से चल करके आई है यहाँ पर जमनिया की धरती पर। तो मैं उन तमाम लोगों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध बोलता हूँ, जय सम्राट अशोक बोलता हूँ कि सम्राट अशोक के 2 नयन आज भी जिंदा हैं और हम लोगों के लिए वो क्या क्या न कर गए। आप वो उस जमाने में पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोल, हम पूछने वाले थे कि उनकी नीतियों के बारे में कहा जाता है कि जो उनका साम्राज्य था, जो उनका शासन काल था, उसको जब इतिहासकारों ने खोजा और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खोजा तो स्वर्ण काल में देखा कि सम्राट अशोक का जो काल था वो स्वर्ण काल था। उस बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बताइए आप। सच बात है कि भारत का जो वास्तव में स्वर्ण काल था
वो सम्राट प्रियदर्शी के अशोक के जमाने में ही यह विश्व गुरु कहलाया। और सोचिए कि बुद्ध के देहावसान के बाद 365 वर्ष बाद सम्राट अशोक आते हैं और 26 विश्वविद्यालय खोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय खोलते हैं। वहाँ 10,000 छात्र हुआ करते थे, 1400 शिक्षक हुआ करते थे, 38 विषयों की पढ़ाई होती थी। और ह्वेनसांग हो, फाहियान हो, ना वो मेगास्थनीज हो या हर्षवर्धन हो, ये सारे लोग आए बिहार में और बौद्ध बिहार में वो लोग पढ़े, प्रोफेसर बने। यहाँ से बहुत सारा चीज़ जो है वो ले करके गए अपने देशों में। आज भी चाइना कंप्लीट बौद्धिस्ट कंट्री है, जापान कंप्लीट बौद्धिस्ट कंट्री है। तो जिन देशों ने सम्राट अशोक के चलाए गए जो रणनीति थी, राज करने की नीति थी, उसी चीज़ को समता, प्रभुता, भाईचारगी, बंधुता, स्वतंत्रता, ये सम्राट अशोक का दिया गया कार्यशैली ही बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाया। तब सोचिए कि उस समय 26-27 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने जो सपना देखा था उसका संविधान बढ़ के यहाँ बन के तैयार हुआ और उसी पर भारत का लोकतंत्र चल रहा है। MP MLA सभी लोग उस संविधान का शपथ लेकर के जाते हैं अपने पद पर बैठने। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि सम्राट अशोक के चलाए गए नीति और सिद्धांतों को अपने निजी जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। और बिहार में या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छठ पूजा होता है। छठ पूजा में ठेकुआ बनता है और वो ठेकुआ देखिएगा ना, चौकर का फोटो रहता है, महिलाएं छापती हैं उसको। और बिहार में गीत गाती हैं तिलक के मौके पर कि सोने के थारी में जेवना परोसी ले, समधी को स्वागत करने के लिए। तो इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक के ज़माने में पूरे भारत में सोने का सिक्का चलता था, सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे और हम लोगों के पास काफ़ी द्रविड़ था, काफ़ी हमारे पास द्रव था। और सम्राट अशोक ने अपने पूरे भारत में वही सम्राट पैदा हुए जिनके शासन काल में कहीं घरों में ताले नहीं लगते थे, चोरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो चोरों को दंड देना नहीं जानते थे, वो पूछते थे कि क्या तुम्हारी कमी है और उस कमी को पूरा करते थे। इसलिए सम्राट अशोक जो उस ज़माने में जो नज़र रखते थे, जो दृष्टि रखते थे, उसी का जो ठोस रूप है वो भारत का संविधान है। और हम लोग तमाम लोग यहाँ शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान को नहीं मिटने देंगे। और सम्राट अशोक का जो तस्वीर है वो पार्लियामेंट के भी सामने लगाएंगे और हर पूरे भारत के जहाँ जहाँ विधानसभा बना है वहाँ सम्राट अशोक और बाबा साहेब की मूर्ति भी लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने सम्राट अशोक के कार्य शैली को ही भारत का संविधान बनाया। यही मैं हम ही जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक काफ़ी क्रूर भी थे और दयालु भी हुए, और दयालु हुए केवल एक व्यक्ति की वजह से, वो तथागत गौतम बुद्ध की वजह से। और जब वो भगवान बुद्ध के इस धम्म को उन्होंने अंगीकार किया तो उनको लगा कि इतना बड़ा और इतना शानदार धम्म जो है लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि अगर ये पूरी दुनिया में पहुंचेगा तो पूरी दुनिया एक साथ ही सभ्य हो जाएगी, लोगों के अंदर सभ्यता आ जाएगी। और उन्होंने इतना कुछ किया कि अपने सबसे प्रिय बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजा जहां सभ्यता थी ही नहीं। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि सचमुच बौद्ध धम्म ऐसा धम्म है कि पूरी दुनिया में पहुंचेगा तो पूरी दुनिया में कहीं युद्ध नहीं होगा? हजूर, ये बात सही है कि देश का प्रधानमंत्री भी माननीय नरेंद्र मोदी दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। बाकी उनके कोई राम श्री हनुमान महावीर नहीं नजर आते हैं, तो वो कहते हैं कि बुद्ध ही एक ऐसा है। तो जहाँ देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि बुद्ध के देश से आए हैं, हमको युद्ध नहीं चाहिए। हम लोग बुद्ध चूंकि सुधारवादी थे, बुद्ध संघर्षवादी नहीं थे। बुद्ध के हाथों में कोई हथियार नहीं है, श्री राम के हाथों में तीर धनुष है, तो हनुमान के हाथ में गदा है, तो वो दुर्गा के हाथ में तिलक भाला, तो तलवार फेरसा कटारी सब है। तो जबकि बुद्ध के हाथों में कुछ नहीं है। बुद्ध अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी हृदय परिवर्तन करते हैं। और दुनिया का जो प्रकृति का जो नियम है कि जिसको तुम बनाते नहीं हो उसको हत्या क्यों करते हो, तो बुद्ध ने उनको भी हृदय परिवर्तन कर दिया। तो बुद्ध ने कोई हथियार नहीं रखा। और आज के भी डेट में भारत में बड़ी पाखंड हुआ। देश के राष्ट्रीय झंडे पर सम्राट अशोक का धम्म चक्र है। यदि देश अपना लिया होता, बुद्ध को अपना लिया होता, तो ये पाखंडियों ने जो 76 बरस के आज़ादी के आंदोलन को दिग्भ्रमित किया है, ये नहीं होता। और आज हर गरीबों को छत होता, गरीबों के बाल बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते। और हम चूँकि होता क्या है कि हमारे लोग ही हमारे वोट का सौदा कर लेते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सम्राट अशोक प्रियदर्शी महान थे,
महान रहेंगे और इनके जैसा और सम्राट वो भगवान बुद्ध के जैसा कोई दार्शनिक नहीं होगा जो कहीं भी जो बात किए। 84,000 न सम्राट अशोक ने वो स्तूप बनवाया था। तो मैं ये कहूँगा कि भाई उनके बातों को अपनाया जाए और क्रांति हो रही है। आपके यहाँ भी स्वामीनाथ मौर्य क्रांति कर रहे हैं। वो बिहार में चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री थे, क्रांति शुरू हो रहा है। वो महिषासुर की जयंती वैशाली में मनाई जा रही है। तो जगह जगह पर क्रांतियाँ हो रही हैं और ये शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी क्रांति होगा। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे अभी सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम पर 28वीं संगीति पर ये कार्यक्रम हो रहा है 28 साल से लगातार। आप सोचिए कि उसी सम्राट अशोक क्लब ने 20 लोगों को लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से 28 साल पहले किया था और 28 साल बाद सोचिए कि इस परिसर में पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा का पूरा रास्ता 4 से 5 किलोमीटर के करीब पूरा जाम है, गाड़ियों से, मोटरसाइकिल और साइकिल से पूरी तरह से मतलब खचाखच भरा हुआ है। और हम जिस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक है और ये कार्यक्रम में जिनकी जो है चर्चा होती है वो तथागत गौतम बुद्ध, जिनके आगे सुजाता का भी उतना सम्मान था, आम्रपाली का भी सम्मान था और उसके साथ साथ तथागत और ये सम्राट अशोक की बात अगर करें तो सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। आज की सरकारें बहुत कुछ कहती हैं लेकिन कोई उनकी नीति और कोई सिद्धांत उनका, कोई विचारधारा उनकी नहीं है। लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरी दुनिया को इसी भारत से संदेश दिया था और पहला नारा उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे शासनकाल में कोई भी व्यक्ति हो, मतलब चाहे वो निचले स्तर का हो चाहे ऊपरी स्तर का, कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे साम्राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, प्यासा नहीं होना चाहिए। उसी सम्राट अशोक की आज चर्चा हो रही है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।